हेलो बच्चों, हाउ आर यू? ऑल आर फाइन, दैट्स गुड। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2। 13.2 में हम ऐसी ऐसी स्थितियों का अध्ययन करेंगे जहां एक राशि दूसरी राशि की व्युत कर्मानुपाती होगी, या आपकी किताब के अनुसार वो प्रतिलोम समानुपात में होगी। मतलब ये होगा कि जब एक राशि बढ़ेगी तो दूसरी राशि उसी हिसाब से घटेगी, समान अनुपात में घटेगी, या एक राशि घटेगी पहली वाली तो दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ेगी। यानी पहली राशि डबल हो जाएगी तो दूसरी आधी, पहले आधी होगी तो दूसरी डबल हो जाएगी, उल्टा चलेगा। तो प्रश्नावली 13.1 में आपने समानुपाती पढ़ा या समान अनुपात पढ़ा, या फिर आपने सीधा अनुपात पढ़ा। अब मैं थोड़ा विस्तार से आपको बता दूं ये दोनों होते क्या है। वैसे तो आप बड़ी कक्षा में पढ़ेंगे, फिजिक्स नाम का विषय होगा, उसमें आप इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे, 11वीं क्लास में होगा। फिर भी ये कोशिश करता हूं, मान लो x तथा y कोई दो राशियां हैं, कुछ भी है, ठीक है। अब मैं समानुपात कर लेता हूं। जैसे आपने कोई किताबें खरीदने जा रहे हैं, एक किताब का मूल्य 50 रुपया है, 2 किताबों को 100 हो जाएगा, 3 किताबों को 150 हो जाएगा, 4 किताबों का 200 हो जाएगा। इस प्रकार जब किताबों की संख्या बढ़ेगी तो उनकी कीमतें भी, यानी कुल मूल्य भी बढ़ता जाएगा। तो लिखते ऐसे दोनों परस्पर समानुपाती है तो एक निशान होता है, तो x और ऐसा देखो, ऐसा x समानुपाती y लिखते हैं। फिर जब ये समानुपात का निशान हटेगा तो बोलेंगे x बराबर k कोई निश्चित राशि ky हो जाएगा। ये सूत्र होता है। x पहले कोई राशि थी, अब इसी को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो मेन है समानुपात में, और यहां उल्टा क्या होगा, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। यहां पे x 1/y उल्टा है ना, y नीचे आ गया, x y का व्युत्क्रमानुपात है, इसको लिखते हैं ऐसे, x बराबर समानुपात है 1/y के। 1/y के समानुपात बोलो या y के व्युत्क्रमानुपात पे बोल सकते हैं, क्योंकि y नीचे आ गया। अब ये फिजिक्स का ये रूल है, फंडा है, जब ये समानुपात का निशान हटाएगा तो यहां पर कोई ना कोई निश्चित राशि नियतांक लिखना पड़ेगा। तो x बराबर k इंटू 1 तो मैं k/y लिख दूं, ये तो एक सूत्र हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप यहां तक छोड़ दो, यहां तक छोड़ दो, इसको भी यहां तक छोड़ दो। चलिए आगे बढ़िए। मान लो x और y में पहले x1 थी, तो यहां क्या होगा, x1 हो गया, और इसमें और दूसरी राशि y1 थी, और बाद में x1 की जगह बढ़ करके मैं इसको समीकरण नंबर 1 दे दूं, और फिर बाद में राशि x2 हो गई, और k तो फिक्स रहेगा, y2 हो गई। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो 1 में 2 का भाग देने पर क्या बनेगा, x1/x2 इधर लिखेगा, इधर ky1/ky2, k से k कटेगा तो क्या हो जाएगा, x1/x2 बटा y1/y2। अब एक ये चीज भी आगे बढ़ जवान, मैं आगे समझाता हूं इसको। यहां इसको आप x1y2 कर सकते हैं, वज्र गुणा करेंगे तो x1y2 बराबर x2y1, ऐसा होगा, ये इसे। अब एक काम और कर, इसके नीचे ये भी कर सकते हैं, x1 के नीचे y1 आ सकता है, x1 बट्टा ये देखो y1 इधर गुणा y1 आ गया, और x2 के नीचे ये इधर वाला y2 आ गया। ये स्थिति आप याद रखना, जब दोनों राशियां एक दूसरे के समानुपाती होती है। तो मैं 13.1 में आपको ये सूत्र पढ़ाया था, बट्टा y2, x1/y1 बराबर x2/y2। ये आपको समझ में आ रहा है नहीं यार, बोलो इधर आगे समझ। कोई बात नहीं, अभी नीचे वाला सूत्र तो याद रख लेंगे, जब समानुपात में है तो ये वाली चीज याद रखेंगे। यहां आ जाओ, इसी को ऐसे करते हैं। तो मान लो पहले x को मैं x1 ले लूं, और ये k/y1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 1 2 3 हो गया। और उसके बाद x1 की मान बदल के x2 हो गया, और y1 की जगह y2 हो गया। k का मान नहीं बदला, k तो फिक्स राशि है। 3 में 4 का भाग दे दूं, समीकरण 3 में 4 का भाग देने पर, आप समझना इसको बच्चों, क्या बनेगा, देखो देने से इसमें ये x1/x2 बराबर, ये देखो k/y1 भाग k/y2 भाग दिया,
तो भाग देने में क्या होता है, x1 बटा x2 बराबर k बटा, ये y1 था, k बटा y1, ये उल्टा हो जाता है, इंटू y2 बटा, ये भाग का निशान बच्चे, बटा k। अब देख k से k कटा, तो मैं यहां वापस लिख देता हूं बच्चों आपके लिए। ये क्या बना, x1 बटा x2 बचा, और ये y2 बटा y1 बच गया। वज्र गुणा करो, x1 y1 बराबर x2 y2। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा, ये हम यूज करेंगे, ये सूत्र यूज करेंगे, x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2। दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, पहले विजिबल है, इज इट विजिबल, क्या ये आपको सभी को दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ये चीजें थोड़ी ध्यान करो बच्चों, क्लियर हो गया। मैं फिर से बता दूं, प्रश्नावली 13.2 शुरू करने से पहले, परीक्षा में जब प्रश्न आएगा तो आपको ये बोले, उसमें कुछ लिखा नहीं होगा कि उसके समानुपात वाला लगाना है कि ये व्युत्क्रमानुपात वाला लगाना है, यानी 13.1 का है 13.2। आपको खुद को निर्णय लेना है, एक राशि बढ़ेगी दूसरी घटेगी तो ये वाला लगा देना। तो सूत्र ये लगेगा x1 y1 इंटू x2 y2, और एक बढ़ेगी साथ में दूसरी बढ़ेगी तो x1 बटा y1 बराबर x2 बटा y2। ये पहले लिख लो आप, लेकिन आपको बाद में दो याद रखना है, समानुपात में या 13.1 में, प्रश्नावली 13.1 में आप ये सूत्र लगाएंगे, ये वाला। कौन सा? ये वाला। ये 13.1 में ये लगेगा पूरा, ये वाला लगेगा। यहां भाग लगे 1 1 1 1, ये 1 1, ये 1 1 तो 2 2 गुणा है, ये लगेगी 13.2 में, ये पूरा 13.2 में लगेगा। समझ में आ नहीं आ रहा? अगर आपको ये ऊपर कम समझ में आया तो इसको अभी छोड़ दो, आप ये बॉक्स वाली चीजें याद रख लो बच्चों, सिर्फ ये याद रख लो। मैं तो बोलूंगा शुरू में लिख लो 13.1 में ये लिख लो, 13.2 में ये नोट कर लो, बढ़िया सा लिखना। अगर किसी बच्चे को या बच्ची को ये अभी जो बताया वो चीज भारी भरकम लगे, इतना तो याद रख सकते हो यार, दोनों परस्पर समानुपाती है, तो x1 बटा y1 x2 बटा 2 2, 1 1 2 2, या 1 1 2 2, यहां 1 बटा 1 2 बटा 2, या 11 और 22 2, ऐसे याद रख लोगे। ये हमारी प्रश्नावली 13.1 की लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन 13.1 के लिए, लाइफ लाइन है 13.1 के लिए जो करवा चुका हूं। और ये लाइफ लाइन है किसके लिए? लाइफ लाइन 13.2 के लिए। पूरे प्रश्नावली में यही सूत्र लगेंगे, लिख लो अपनी नोटबुक में, फिर प्रश्नावली शुरू करते हैं हम लोग। बढ़िया है? आगे समझ में क्या बोल रहे? खाली है? अच्छा, ये खाली यही सूत्र याद रखो, कोई बात नहीं। अभी ये बच्चे बोल रहे हैं हमें ज्यादा झमेला नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ एक ये याद रखेंगे, समानुपात हो तो होगा तब, और जब व्युत्क्रमानुपात होगा या जब प्रतिलोम होगा, प्रतिलोम, ठीक है, प्रतिलोम में ये लगाएंगे और समान अनुपात में ये लगाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये लगा लो। हमें जरूरत इतनी पड़ेगी, ज्यादा पड़ेगी नहीं। पहला सवाल प्रश्नावली 13.2 का यह रहा आपके सामने, स्क्रीन पे देखिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन प्रतिलोम अनुपात में है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है? तो एक राशि बढ़ने के साथ अगर दूसरी राशि घटती है तो वो प्रतिलोम अनुपात में है, और एक राशि बढ़ने के साथ दूसरी राशि बढ़ती है तो वो समानुपात में। तो एक एक स्थिति पढ़ेंगे। किसी कार्य पर लगे व्यक्तियों की संख्या और उस कार्य को पूरा करने में लगा समय। बच्चों, व्यक्तियों की संख्या बढ़ती है तो समय घटता है, तो ये वाली उल्टी है एक दूसरे की, तो आप सीधा लिख देना यस, ये प्रतिलोम अनुपात में है, या हां लिख देना। दूसरा भाग, एक समान चाल से किसी यात्रा में लिया गया समय और दूरी, समय ज्यादा होगा तो दूरी भी आप ज्यादा तय करेंगे। देखो, आप चाल आपकी समान है, आप 2 घंटे में मान लो 100 किलोमीटर चले गए, तो 4 घंटे में आप डबल चले जाएंगे, 200 किलोमीटर जाएंगे नहीं जाएंगे? तो ये तो नहीं है। अब समय के साथ साथ दूरी, समय बढ़ने के साथ दूरी भी बढ़ती है, दोनों
एक दूसरे के साथ बढ़ते हैं तब ये प्रतिलोम अनुपात में नहीं है। यानी एक चीज बढ़ती दूसरी घटनी चाहिए ना, प्रतिलोम तभी होता, नहीं तो समानुपाती होती है। तीसरा, खेती की गई भूमि का क्षेत्रफल और काटी गई फसल। भाई ज्यादा खेती होगी तो फसल भी ज्यादा मिलेगी, ठीक है, तो ये तो दो उल्टा नहीं है, सीधा ही है, तो ये नहीं, उल्टा नहीं है, तो नो लिख दो आप इसका उत्तर। तीसरा हो गया। चौथा, एक निश्चित यात्रा में लिया गया समय और वाहन की चाल। बेटो बच्चों, जब चाल मतलब रफ्तार, आप गाड़ी की जब रफ्तार बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, यानी तेज जब चलेंगे तो कम समय लगेगा, धीरे चलेंगे तो ज्यादा समय लगेगा। हाँ, ये उल्टा है, यानी ये प्रतिलोम है, तो इसको हम बोलेंगे यस, हाँ ये प्रतिलोम अनुपात में है। हाँ ना हाँ। पांचवा, किसी देश की जनसंख्या और प्रति व्यक्ति भूमि का क्षेत्रफल। बच्चों, जब जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति को जमीन कम मिलती है, भूमि कम मिलेगी, और जनसंख्या कभी कम है तो आपको प्रति व्यक्ति जमीन ज्यादा मिलेगी, तो ये उल्टा है, इसका मतलब यस। नोट कर लो आप इसको, बढ़िया सा। दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए, मैं किताब से पढ़ रहा हूं। एक टीवी गेम शो में 1,00,000 रुपए की पुरस्कार राशि विजेताओं में समान रूप से वितरित की जानी है। निम्न सारणी को पूरा कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि क्या एक व्यक्तिगत विजेता को दी जाने वाली पुरस्कार की धनराशि विजेताओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का मतलब समानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब हो गया प्रतिलोम है कि नहीं, इसका उल्टा है कि नहीं। यहां पे देखिए बच्चों, ये तो दो आंकड़े पूरे दिए हुए, मान लो ये x वाले हैं और ये वाले हैं y वाले नीचे, तो ये इंटू ये, यानी x1 इंटू y1 बराबर x2 इंटू y2, ये 1 इंटू 1,00,000 बराबर 2 इंटू 50,000, यानी ये क्या आ गया, इसका मतलब ये 1,00,000 बराबर 1,00,000 हो गया, दोनों बराबर है, इसलिए ये दोनों राशियां एक दूसरे की अनुक्रमानुपाती है। ये पहला, एक बात तो क्लियर होगी, ये अनुक्रमानुपाती है। अब उसके बाद इस सारणी को पूरा करना है, तो मैं मान लो यहां a लिख दूं, यहां b लिख दूं, यहां b लिख सकते हैं, और यहां पे c लिख देंगे, और यहां पे d लिख देंगे, और यहां पे हम लोग e लिख देंगे। a b c d, कुछ और भी अक्षर लिख सकते हैं, x y z p q, कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो अब क्या करेंगे, ये 4 इंटू a, तो 4a बराबर 1,00,000 करते, क्या दिक्कत है, 4a बराबर 1,00,000 हो गया ना, तो 4a बराबर 1,00,000, 5 0 4 हो गया, तो a बराबर 1 2 3 4 5 के 1,00,000 में 4 का भाग दे दो, तो a बराबर आ गया 25,000, 1 2 3, a बराबर 25,000 रुपये आ गया। अलग अलग बांट सकते, इसको मैं पहला कर लूं। अब ये कर देंगे 5b बराबर 1,00,000, दूसरे में 5b बराबर 1 2 3 4 5, तो b बराबर 1 2 3 4 5 बटा 5, तो ये b बराबर हो जाएगा हमारा 20,000, ये 20,000 हमारा उत्तर हो गया। अब आ जाओ आगे, a b c d e, बहुत सारी चीजें बाकी है। तीसरे में 8c, तीसरा भाग अगर मैं कराऊं आपको तो ये हो जाएगा 8c बराबर 1 2 3 4 5, c बराबर 1 2 3 4 5, 1,00,000 में 8 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 12 8 96, और 4 बच गया, कितना हो जाएगा, 8 5 40, तो 12.5 यानी 12,500 रुपया, 12,500 रुपया हो जाएगा। सी हमारा हो गया ये बात, 12,500। और अब आ जाओ चौथे में 10d बराबर 1 2 3 4 5, तो ऐसे कट गया, तो d बराबर कितना होगा, सीधा ही कर सकते हैं, 1 2 3 4 यानी 10,000 हो गया। बच्चों अब आ जाओ इसमें,
20E, पांचवे में आ जाओ, 20E बराबर 1 2 3 4 5, तो E बराबर 1 2 3 4 5, 1 लाख में 5 जीरो बट्टा 20, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, सीधा हो जाएगा 5000। ये हमारा अलग अलग है। ई का आप यहां से भर सकते, ई यहां से ले लो, और डी ये पड़ा इधर पड़ा, सी ये पड़ा यहां पे, अलग अलग चीजें, बी यहां पड़ा है, आप भर सकते हैं। ए यहां पड़ा देखो, तो आप भर सकते हैं यहां पे। ए बराबर कितना मैं भर दूं, 25,000, 25 के ऊपर 1 2 3, बी कितना यहां से 20,000, 20 लिखो, फिर 3 जीरो लिख दो। सी है 12,500, 12,500, डी हो जाएगा 10,000, 1 2 3 और हो गया, ई हमारा हो जाएगा 5,000। क्लियर है? 25,000, 20,000, 12,500, 10,000 और 5,000। बच्चों इसको लिख लो बढ़िया सा, अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिख लो, बढ़िया है, शाबाश। तीसरा सवाल ये रहा आपके सामने, आप स्क्रीन पे देखिए, मैं किताब में से पढ़ रहा हूं। रहमान तीलियों या डंडियों का प्रयोग करते हुए एक पहिया बना रहा है। वह समान तीलियां इस प्रकार लगाना चाहता है कि किन्हीं भी क्रमागत तीलियों के युग्मों के बीच के कोण बराबर हो। मैं समझा देता हूं, पहले चित्र में भी बना रखा एक दो। मान लो ये एक पहिया है, अभी इसमें 4 तीलियां लगाई, तो ये कोण सब बराबर है। अब देखो बच्चों, मान लो तीलियां इसने बढ़ा दी, अभी 4 तीलियां हैं, 6 तीली 8 तीली, तो अब ये कोण घट गए। ये 90 डिग्री का, ये कोण 45 डिग्री का, सीधी सीधी बात। अब आप ये भी लिख सकते हैं, दूसरी चीजें आपको ये भी लिखा होगा बच्चों, तो यहां पे दे रखा है 90 डिग्री, फिर यहां 60 डिग्री दे रखा बच्चों, किताब में मैं देख लिख रहा हूं। तो आपसे सवाल ये पूछ रहा है, तो आप ये सीधा लिख देना, तीलियों की संख्या जब बढ़ती है तो उनके बीच के कोण घटते हैं, इसलिए ये स्थिति व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। या फिर यहां से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 4 × 90 बराबर 6 × 60, 4 90 360 होता है, 6 × 60 360 होता है, इसलिए व्युत्क्रमानुपात की स्थिति है। पहले ये चीज लिखो। पहले तो आपको ये खाली जगह भरवा देते, इसमें लिखा है निम्नलिखित सारणी को पूरा करके उसकी सहायता कीजिए। तो सारणी पूरा करते पहले ये तो आपको लिख देना 4 × 90 बराबर 6 × 60, अतः यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। तो सारणी तो भरी जाएगी, जो रिक्त स्थानों में कुछ हम भरेंगे, या मैं x लिख दूं, या y लिख दूं, या z लिख दूं, ठीक है। अब बच्चों देखो 8x, तो ये यहां करेंगे 8 × x, तो यहां 8x = 4 × 90, तो x बराबर 4 × 90 बट्टा 8, यानी ये सीधा हो जाएगा, कितना आ जाएगा इसका आंसर, ये कट्ठा 2 आ गया, तो x बराबर 90/2, यानी x बराबर हमारा आ गया 45 डिग्री। एक तो ये कोण हमारा हो गया। दूसरा फिर शुरू करते हैं हम लोग। tan y, ये यहां कर सकते हैं 10y बराबर 4 × 90, 4 × 90, तो y बराबर 4 × 90/10 कट गया, तो y बराबर आ गया 36 डिग्री। y बराबर 36 डिग्री। आप ये भरते भी जा सकते हैं यहां पे, तो मैं 45 और 36 यहां भर दूं, 45 डिग्री, यहां भर देंगे 36 डिग्री। देखो ये तीलियों की संख्या जब बढ़ती जा रही है तो कोण घटते जा रहे हैं, इनका सबका गुणा 45 8 360, 10 को 36 गया 360 हो गया, दिस इज 36। फिर आप आ जाओ 12z = 4 × 90 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, 4 × 90 या सीधा 360 ले सकते हैं। z बराबर ये 360 बट्टा 12, तो z बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, भाग लग गया था। अब ये भी भर दिया, ये भी भर दिया, 30 डिग्री हो गया। इसको लिखो आप। अब मैं अगला भाग कराता हूं।
आगे भाग 1 में दिया क्या, तीलियों की संख्या और क्रमागत तीलियों के किसी युग्म के बीच का कोण प्रतिलोम समानुपात में है। आप इसका उत्तर दे देना हाँ, सीधा उत्तर देना हाँ। बात समझ आई? हाँ, ये समानुपात में है। फिर लिखा है 2 भाग और है 15 तीलियों। पहले इसको नोट कर लो, आप पहले इसको नोट कर लो, इसको लिख लो, फिर अगले दूसरा और तीसरा भाग बाद में कराऊंगा मैं। अब इसका दूसरा और तीसरा भाग एक साथ देखते हैं। 15 तीलियों वाले एक पहिए के क्रमागत तीलियों के किसी युग्म का कोण परिकलित कीजिए। 15 तीली, आगे बढ़ो, तो मैं इसको और आगे बढ़ा दूं। तीलियां 15 है तो कोण कितना होगा, बड़ी आगे बढ़ा दूंगी। अच्छा, पढ़ा दो आगे आराम से। तो कोण पता करना है। तीसरे भाग में अगर कोण 2 क्रमागत तीलियों के बीच के प्रत्येक युग्म के बीच का कोण 40 डिग्री है तो आवश्यक तीली होगी। तो ये अगर 40 डिग्री है तो वो कितना, बच्चों यहां ध्यान है, एक्स वाई ले लिया हमने, मैं इसको ए ले लूं, इसको बी ले लूं भाग, तो यहां लिखेंगे मान लो, माना, ये कर देंगे कोण, माना कोण ए है, आप कर सकते हैं इसको। तो हमारा क्या होगा 15A बराबर 4 इंटू 90। तो A बराबर 4 इंटू 90/15, 15 छकड़ा 90 6, और A बराबर हमारा हो गया कितना आ जाएगा 24। A बराबर 24 आ जाएगा। तो क्या होगा 24 डिग्री, A बराबर 24 डिग्री उत्तर आ जाएगा। और तीसरे भाग में क्या बोला है, अगर कोण 40 डिग्री है तो तीलियां कितनी होती है, यहां लिख देंगे मान लो या माना तीलियां कितनी है, B है। तो यहां सीधा 40B बराबर 4 इंटू 90 ले लो, कोई भी ये ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। B बराबर 4 इंटू 90/40, 0 को 0, 4 को 4 खा गया तो B बराबर 9। तो B बराबर 9 तीलियां हमारा उत्तर है। 9 ये जो है स्पाइक्स है, ये उत्तर लिख दो बच्चों, नोट करो इसको फटाफट। 24 डिग्री और 9 तीलियां आ गई, फटाफट लिख लो इसको। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने, स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ता हूं किताब से। यदि किसी डिब्बे की मिठाई को 24 बच्चों में बांटा जाए तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाइयां मिलती है। तो आप ऐसी सारणी हमेशा बनाने की कोशिश कीजिएगा, बच्चों की संख्या प्रति बच्चा मिठाइयां। 24 बच्चों में बांटे तो प्रत्येक बच्चे को 5 मिठाई मिलती है। अगला इसने दे रखा है कि यदि बच्चों की संख्या में 4 की कमी हो जाए तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाइयां मिलेंगी। अब बच्चे 24 की जगह मैं कर दूं 24 माइनस 4, ये होता है 20। तो प्रत्येक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, मैं ध्यान रखना ऊपर वाली चीजों को मैक्स मानते हैं और नीचे वाली चीजों को हम लोग ये रिवाज है वाई मानते हैं। तो इसको वाई ले लें, समझ भाई बच्चों। आप लिखेंगे मान लो, क्या लिखा प्रत्येक बच्चे को, तो मान लो प्रत्येक बच्चे को वाई मिठाइयां मिलेगी, वाई मिठाइयां मिलेंगी, ये लिखना। अब देखो ये तो क्लियर हो गया कि ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है, तो हर बार लिखना है। इसलिए क्या करेंगे 20y बराबर 24 इंटू 5। ये प्रतिलोम समानुपात क्यों, क्योंकि बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो मिठाई प्रत्येक बच्चे को कम मिलेगी, है ना। तो अब देखो y बराबर 24 इंटू 5/20। मुझे तो याद है 24 पानिया 120 होता है, 120 में 20 का भाग लगाओ 6 उत्तर आ गया। इसलिए y बराबर 6 उत्तर डालना कि प्रत्येक बच्चे को 6 मिठाइयां मिलेगी। इसको नोट करो, बढ़िया समझ आ गया, शाबाश। 5वां सवाल आपके सामने ये रहा, पढ़िए, देखिए स्क्रीन पे देखिए।
एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। 20 पशु 6 दिन, यहां लिखना पशुओं की संख्या या दिनों की संख्या। पशुओं की संख्या को x मान लेना, ऊपर वालों की नीचे वालों को y मान लेना, दिनों की संख्या। आप ये ऊपर भी लिख सकते हैं, दिन ऊपर पशु नीचे भी कर सकते हैं। लिखा है यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो ये भोजन कितने दिन तक चलेगा। 10 पशु और आ गए, मतलब पहले 20 थे, अभी 20 + 10 30 भोजन हो गए, तो ये कितने दिनों तक भोजन चलेगा। मान लो y दिनों तक, तो यहां लिखो मान लो y दिनों तक, y दिनों तक भोजन पर्याप्त होगा या चलेगा। पर्याप्त ये भी लिख सकते हैं। और ये चीज ध्यान रखो, ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है नहीं, क्योंकि जब पशु ज्यादा होंगे तो कम दिनों में भोजन उनका खत्म हो जाएगा, चारा खत्म हो जाएगा, और पशुओं की संख्या कम है तो भोजन ज्यादा चलेगी। ये लाइन हर बार लिखना आपको। तो मैं इसका 30y 30 × y 30y बराबर 20 × 6 20 × 6 कर दो, y बराबर 20 छक्का 120 बट्टा 30 काट दिया, 3 4 3 12, y बराबर 4 दिन उत्तर लिख दो आप। 4 दिन उत्तर लिख दो, बढ़िया। यानी जब 30 पशु होंगे तो 4 दिनों में वो चारा खत्म हो जाएगा उनका। नोट करो, बहुत सिंपल चीज। छठा सवाल ये रहा आपके सामने पर्दे पर। एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसमिंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। यदि वे 3 के स्थान पर 4 व्यक्तियों को इस काम पर लगाता है तो कार्य कितना दिनों में पूरा हो जाएगा। बच्चों देखो, व्यक्तियों की संख्या, दिनों की संख्या। 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हो तो व्यक्ति ऊपर लिख दो और दिन नीचे लिख दो। अब ये बोल रहा कि इसकी जगह अगर वो 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति लगाता है तो कितने दिन लगेंगे। तो मान लो दिनों की संख्या वही। पहले तो लिखना, देखो व्यक्ति ज्यादा होंगे तो दिन ज्यादा, काम कम, दिन कम लगेंगे, और व्यक्ति कम होंगे तो दिन ज्यादा लगेंगे। तो स्पष्ट है कि ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। मान लो ये कार्य y दिनों में पूरा हो जाएगा, y दिनों में पूरा हो जाएगा। अब इसलिए 4 × y गुणा करना है, 4y बराबर 3 × 4, तो y बराबर 3 × 4 बट्टा 4 तो कट गया, तो y बराबर 4 दिन। 4 दिन इसका उत्तर है। बहुत ही आसान सवाल, ध्यान रखना, आप ये गड़बड़ मत करना। या ये भी लिख सकते हैं कुछ बच्चे, x1 y1 बराबर x2 y2, यानी x1 y1 x2 y2 गुणा किया, ये भी लिखना तो लिख सकते हैं आप लोग। नोट करो इस चीज को, बढ़िया सा हो गया आपका छठा सवाल। लिख लो, वीडियो को पॉज करके लिखते रहो आप। 7वां सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने, पढ़ेंगे यहां से। बोतलों के एक बैच को 25 बक्सों में रखा जाता है, जबकि प्रत्येक बक्स में 12 बोतलें हैं। तो 25 बक्से रखते हैं और प्रत्येक बक्स में, तो एक तो बक्सों की संख्या 25 हो गया, और प्रत्येक बॉक्स में कितनी बोतलें यहां लिखा है, प्रत्येक बॉक्स में 12 बोतलें। ये 2 चीजें आप लिखना, और ये बोतलें ऊपर भी लिख सकते हैं, बक्से नीचे भी लिख सकते हैं। आगे दिया है, यदि इन्हीं बोतलों को इस प्रकार रखा जाए कि प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें हो, प्रत्येक बॉक्स में 20 बोतलें प्रति बॉक्स, तो मैं यह 20 लिख दूं, तो पूछ रहा है कितने बक्से भरे जाएंगे। तो मान लो, देखो स्पष्ट है कि ये प्रतिलोम समानुपात क्यों है, क्योंकि बक्सों की संख्या ज्यादा होगी तो प्रति बॉक्स बोतलें कम हो जाएंगी, या प्रति बॉक्स, हर एक बॉक्स में ज्यादा बोतलें भरेंगे तो कम बक्सों में हमारा काम चल जाएगा। इसलिए लिखना स्पष्ट है कि यह प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। आपको पूछा है कितने बॉक्स, मान लो बक्सों की संख्या, बक्सों की संख्या, ये ऊपर वाली चीज को हम लोग ज्यादातर x मानते हैं, x है। अब देखो, इसलिए 20 × x, तो 20x हो गया, बराबर 25 × 12, 25 × 12, 12 कर दो,
अब आप x बराबर गुणा नहीं आता तो 25 इंटू 12/20 हो गया। अब काट दो, 4 पंजा 20, 5 चौड़ी 25, ये 12 इंटू 5, वापस 5 इंटू 12/4 लिख दिया, फिर कटा 3, यानी 5 इंटू 3 बराबर 15 बॉक्स भरे जाएंगे। 15 बक्से, ये लिखो 15 बक्से इसका उत्तर हो जाएगा। लिख लो इस चीज को, इजी और इंपॉर्टेंट। 8वां सवाल ये रहा आपके सामने। एक फैक्ट्री की कुछ वस्तुएं 63 दिन में बनाने के लिए 42 मशीनों की आवश्यकता होती है। तो एक तरफ मशीनों की संख्या, एक दिनों की संख्या, तो कितना लिखा? 42 मशीनें। आप मशीनें ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मशीनें और दिन। तो 42 मशीनें हैं और दिन हो गए 63। अब ये बोल रहा है उतनी वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए कितनी मशीनों की आवश्यकता होगी। तो दिन मान लो 54 हो गया, तो मशीनें में मान लेता हूं x। तो ये बात क्लियर है, जब मशीनें ज्यादा होगी तो कम दिनों में हमारी वस्तुएं बन जाएगी, या मशीनें कम होगी तो दिनों की संख्या ज्यादा लगेगी। तो ये चीज लिखना है, स्पष्ट है कि ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। इसीलिए तो मान लो मशीनों की संख्या, ये लिखना पड़ेगा मशीनों की संख्या x है। तो अब लिखेंगे, इसलिए आप लिखेंगे 54x। 54x बराबर 42 इंटू 63 हो गया। x बराबर 42 इंटू 63/54 हो गया। काटो, 9 से कटा है 6 नम्मा 7 नम्मा, वापस में लिख दो 42 इंटू 7/6, 6 7 तो 42। तो x कितना हो गया? 7 इंटू 7 बराबर 49 मशीनें है ना, मशीनें 49 मशीनें लिख दो, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। नोट कर लो फटाफट, शाबाश। 9वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। एक कार एक स्थान तक पहुंचने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है। तो एक तो चाल है, एक समय। चाल अगर 60 की है तो समय हो गया 2 घंटा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर उस कार को कितना समय लगेगा। तो यहां पर मैं यहां अगर 80 लिख दूं तो समय वही हो जाएगा। अब ये ध्यान रखना, जब गाड़ी की चाल ज्यादा होगी यानी रफ्तार ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। आप गाड़ी तेज चलाएंगे तो कम समय में वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए ये प्रतिलोम समानुपात की स्थिति है। अब यहां सीधा सीधा करेंगे। मान लो लगा समय, कार को लगा समय, कार को y घंटे लगेंगे, ये भी लिख सकते हैं आप, y घंटे लगेंगे। इसलिए ये 80 इंटू वाई, 80y बराबर 60 इंटू 2। आप यहां लिख सकते हो x1 y1 बराबर x2 y2, ये भी सूत्र डाल सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा? y बराबर 60 गुणा 2/80, ये हो जाएगा 120/80 हो जाएगा, कटा 12/8, यानी 4 से कटा और 3 चौक 12, 2 चौक 8। ये भी कर सकते हैं, उसको भाग देंगे तो 1 से 1/2 हो गया घंटे। ये कैसे हुआ बताओ? जब आप 2 का भाग देंगे 3 में, 2 1 का 2, शेष बच गया 1, तो 1 से 1/2 लिखते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 3/2 को हम लिख सकते हैं 1 से 1/2, यानी 1.5 घंटे लगेंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। इसको लिखो। सवाल नंबर देखिए 10वां सवाल। 2 व्यक्ति एक घर में नई खिड़कियां 3 दिन में लगा सकते हैं। तो मैंने लिख दिया व्यक्ति और दिन, 2 व्यक्ति 3 दिन। कार्य प्रारंभ होने, तो देखो ये ध्यान रखना, व्यक्ति ज्यादा होंगे तो खिड़कियां लगाने में दिनों की संख्या कम, व्यक्ति कम तो समय ज्यादा लगेगा। तो स्पष्ट है कि प्रतिलोम समानुपात की स्थिति होगी। 2 व्यक्ति 3 दिन में लगा सकते हैं। कार्य प्रारंभ होने से पहले एक व्यक्ति बीमार पड़ जाता है
अब ये कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो मान लो 2 में से एक आदमी बीमार पड़ गया, तो अब एक आदमी काम करेगा, तो कितने दिन में? मान लो ये y दिन, देखो ये वाली चीजें y और ये ऊपर वाला x ले लेना। दूसरे भाग में एक ही दिन में खिड़कियां लगाने, कितने व्यक्तियों की? दिन अगर एक है, एक ही दिन है, तो व्यक्ति कितने लगेंगे? x हो गया। तो भी यहां लिखेंगे, मान लो भाग 1 में हो, भाग 1 में मान लो दिनों की संख्या, दिनों की संख्या कितनी लेंगे हम लोग? y। तो इसलिए क्या हो गया? 1y बराबर 2 गुणा 3, तो y बराबर 6 हो गया दिन, y बराबर 6 दिन। एक तो ये उत्तर हो गया ये वाला। अब दूसरे भाग में कितने व्यक्ति? मान लो व्यक्तियों की संख्या, मान लो व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी? x ले लो दूसरे भाग के लिए, कि एक ही दिन में खिड़की लगानी है, एक ही दिन में खिड़की लगाने के लिए। तो क्या होगा? x इंटू 1 बराबर 2 इंटू 3, यानी इसमें भी x बराबर 6 व्यक्ति उत्तर हो जाएगा, इसमें भी 6 व्यक्ति होंगे। यानी एक दिन में काम करो तो 6 आदमी लग जाएंगे, ठीक है, और एक आदमी करेगा तो 6 दिन लग जाएगा। तो ये इसका उत्तर है सवाल नंबर 9 का। इसको नोट कर लो आप लोग, बढ़िया। सवाल नंबर 10वां सवाल था, नोट कर लो इसको फटाफट। आखिरी सवाल और सवाल नंबर 11 आपके सामने ये रहा। किसी स्कूल में 45 मिनट अवधि के 8 कालांश होते, तो मैं लिख दिया, एक अवधि लिख दिया और कालांशों की संख्या लिख दी। 45 मिनट के 8 कालांश होते, फिर छुट्टी हो जाती आपकी। कल्पना करते हुए कि स्कूल का कार्य समय उतना ही रहता है यदि स्कूल में बराबर अवधि के 9 कालांश होते, यानी कालांशों की संख्या अगर 9 होगी, तो प्रत्येक कालांश कितने समय का होगा? तो मान लो प्रत्येक कालांश होगा x समय का। तो अब ये देखो, अब प्रत्येक पीरियड अगर या कालांश ज्यादा होंगे तो पीरियड आपके छोटे छोटे हो जाएंगे, और कालांश कम होगा, अगर आपके 4 पीरियड ही होते तो आपके बड़े बड़े पीरियड होते। तो ये एक प्रतिलोम समान की स्थिति है, प्रतिलोम समानुपात की। तो मान लो ये पूछा है प्रत्येक कालांश का समय, प्रत्येक कालांश की अवधि, प्रत्येक कालांश की अवधि कितनी लिखेंगे हम? x मिनट, वो मिनट x मिनट में आएगा उत्तर। तो अब क्या करेंगे यहां पे? इसलिए 9x बराबर 45 इंटू 8, तो x बराबर 45 इंटू 8 बट्टे 9, 5 से कटा, x बराबर 5 इंटू 8, यानी 40 मिनट उत्तर हो जाएगा इसका। इसको नोट कर लो, गेटिंग और नोट।